हेलो, राधे राधे। वेलकम टू न्यू एपिसोड। आदित्य अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसे बार बार सपने में काव्य के करीब जाना याद आने लगता है, जिसे वह अपने कदम बढ़ते हुए ही रोक देता है। कुछ दूरी पर खड़े होकर आदित्य अपने कमरे को देखने लगता है। कमरे के अंदर जाकर काव्य से सामना करना उसे बहुत मुश्किल सा लगने लगता है, क्योंकि वह कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में चला जाता है। सर्वेंट को बुलाकर वह खाना मंगाता है और डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद आदित्य स्टडी रूम से बाहर निकल कर देखता है तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आदित्य बिना वक्त गवाए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और चेंज करके बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद काव्या डिनर करके आती है। आदित्य को बेड पर सोया देखकर काव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके साइड ही बैठ जाती है। काव्या एकटक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है, जिसका एहसास आदित्य को भी हो जाता है। आदित्य अभी तक सोया नहीं था, बस सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सो पाता उससे पहले ही काव्या आ गई। अचानक ही काव्या की नज़र आदित्य के हाथों पर चली जाती है, जिसमें पट्टी बंधने के बावजूद खून निकल रहा था। काव्या अपनी जगह से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। काव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर पट्टी खोलने लगती है। वह काव्या की छुअन को आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह खुद को किसी तरह से संभालने की कोशिश किए जा रहा था। अचानक ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है। काव्या अपने काम में बिजी थी। आदित्य के पट्टी को निकालकर कॉटन से उसे साफ कर रही थी। वहीं आदित्य काव्य की मासूम चेहरे पर ही खो जाता है। आदित्य काव्य के चेहरे के हर एक हिस्से को बहुत गौर से देखने लगता है। काव्य की झुकी हुई पलकें, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव, मुलायम और रसीले होठ जो कोई भी देखे तो होठों को चूमे बगैर न रह पाए। काव्य को परेशान करती उसके जुल्फें और बार बार उसके गालों को छू रही थी। काव्य दवाई लगाकर पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद काव्य आदित्य को देखने लगती है, जिसकी आंखें अब बंद थीं। काव्य भी आदित्य के चेहरे को देखकर एक पल के लिए खो जाती है। आदित्य भी काव्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसका शांत चेहरा, नाक पर गुस्सा और उसके होंठ जिस पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं आती थी। काव्या को सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर बेड पर आदित्य से थोड़ा दूर पीट करके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या के लेटने से ही आदित्य की नज़र उस पर चली जाती है। इस वक्त काव्या की पीठ आदित्य के सामने थी। वह चाहकर भी जैसे काव्या से दूर रहने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। आदित्य धीरे धीरे काव्या के पास जाने लगती है, लेकिन उसके सपने को याद कर खुद को काव्या को पीट करके सोने की कोशिश करता है। आदित्य के दिल में अलग ही तूफान उमड़ रहा था। वह चाहकर भी काव्या से दूर नहीं हो पा रहा था। नींद तो जैसे उसकी आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। बहुत देर तक आदित्य खुद को संभालने और सोने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नींद तो जैसे उसे कोसों दूर चली गई थी। अचानक ही काव्या नींद में पलटी और उसका हाथ सीधे आदित्य के कमर पर चला जाता है। आदित्य को भी जैसे इसी पल का इंतजार था। आदित्य काव्या की तरफ पलटता है और काव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो सुकून से अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के चेहरे को ढकते बालों को हटाता है। काव्या को इतने पास देखकर ही आदित्य सारा कुछ भूल जाता है और काव्या के और पास जाकर उसे बाहों में भर लेता है। काव्या भी आदित्य के और करीब जाकर उसके सीने से अपना सर छुपा लेती है। काव्या के करीब से आदित्य को एक अलग ही सुकून मिलता है। जो बेचैनी कुछ देर पहले हो रही थी, वह पल भर में गायब हो जाती है और जल्द ही वह नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बालकनी में किसी से बात करके अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखता है, फिर सिगरेट निकाल कर अपने मुंह में डाल कर देता है। लाइटर से वह जैसे ही सिगरेट को जलाने वाला होता है कि श्रेष्ठा उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। ध्रुव देखता है तो श्रेष्ठा उसे गुस्से से देख रही थी। ध्रुव को श्रेष्ठा की इस हरकत से कुछ समझ नहीं आता। श्रेष्ठा सिगरेट को नीचे फेंक अपने पैरों से मसलते हुए फिर ध्रुव को देखकर कहती है, मुझे नहीं पसंद तो इस जहर से खुद को नुकसान पहुंचाओ। तुम्हें मरने का, नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है। श्रेष्ठा की बातों को सुनकर ध्रुव के चेहरे पर
बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह श्रेष्ठा को कमर से पकड़कर खींच लेता है और एक हाथ से श्रेष्ठा के होठों को छूते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो बेबी, आज के बाद मैं तुम्हारा हक किसी को नहीं दूंगा। श्रेष्ठा जलती नजरों से ध्रुव को देखकर कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में बहुत गौर से देखता है, जिसमें उसके लिए नफरत कूट कूट कर भरा हुआ था। और आज तक ध्रुव ने अपने लिए इतनी ज़्यादा नफरत किसी की आंखों में नहीं देखी थी। वही श्रेष्ठा ध्रुव के आंखों में एक अलग ही तरह का एहसास देख पा रही थी, जो उसके लिए बहुत नया था। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों से नज़रें हटाकर होठ पर डालता है, जो बिल्कुल मखमल की तरह गुलाबी के पंखड़ियों के समान लग रहे थे, एकदम रसीले, जिसे चूमे बगैर रहा नहीं जाए। ध्रुव से भी बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो धीरे धीरे श्रेष्ठा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा यह तय कर छूटने की जगह अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे ध्रुव की परमिशन दे रही हो। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखें बंद करने से दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की है जो उसे इतनी नफरत करती है और उसके बदले लेने के मकसद में आई है, और जिसके आंखों में खुद उसने अपने लिए इतनी नफरत देखी, उसके बावजूद उसे परमिशन दे रही है। ध्रुव सारी बातों को साइड में रखते हुए अपने होठों को धीरे से श्रेष्ठा के रसीले होठों पर रख देता है और बहुत ही सेफ्टली किस करने लगता है। श्रेष्ठा आंखें बंद कर बिल्कुल शांत खड़ी थी। आज वह छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए श्रेष्ठा के गर्दन पर चले जाते हैं। वह श्रेष्ठा के गर्दन को पकड़कर किस करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव की किस सॉफ्ट से स्मूथ किस में बदल जाती है और वह बिल्कुल पागलों की तरह श्रेष्ठा के होठों को किस करने लगता है। ध्रुव को ऐसा करते देख श्रेष्ठा के हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी ध्रुव को रोक नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद जब श्रेष्ठा की सांसें फूलने लगती हैं तो ध्रुव उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है, लेकिन अब भी वह उसे खुद से दूर नहीं करता। श्रेष्ठा आंखें बंद किए हुए थी, गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। ध्रुव की नज़रें अब भी उसके होठों पर थी, जो उसे किस करने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ देर बाद श्रेष्ठा नॉर्मल होती है और जैसे ही अपनी सांसें खोलने वाली होती आंखें कि ध्रुव फिर से उसके होठों को चूमने लगता है और श्रेष्ठा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को कभी ऊपर हिस्से में चूम रहा था तो कभी निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। बहुत लॉन्ग और इंटेंस किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को बाहों में भर लेता है। श्रेष्ठा अब खुद की सांसों को काबू करने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद श्रेष्ठा नॉर्मल होती है तो ध्रुव उसको अलग करके देखने लगता है। श्रेष्ठा आंखें खोलकर ध्रुव से कहती है, अगर तुम्हारा किस करना हो गया तो कुछ ऑर्डर करो। फिर मुंह बनाते हुए, मुझे भूख लगी है। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, एक मिनट, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। ध्रुव अपना फ़ोन निकालकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। फिर श्रेष्ठा को देखता है जो अब भी वैसे ही खड़ी थी। ध्रुव आगे बढ़कर श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। गोद में उठाते ही श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, हे छोड़ो, उतारो उतारो मुझे। ध्रुव थोड़ा हैरान सा श्रेष्ठा को देखता है, फिर गोद से नीचे उतार देता है। ध्रुव पूछता है, क्या हुआ श्रेष्ठा? थोड़ा हिचकिचाते हुए वो मुझे। श्रेष्ठा का यूं परेशान देख ध्रुव श्रेष्ठा को माथे पर हाथ रखता है और फिर चिंता करते हुए, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? ध्रुव का ऐसे सवाल करने पर श्रेष्ठा अपना सर झुकाते बोली, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ध्रुव परेशान सा श्रेष्ठा के पेट को छूते हुए, कैसे और कब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ध्रुव जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल करने लगता है कि श्रेष्ठा उसका फ़ोन लेकर कट कर देती है। श्रेष्ठा की इस हरकत से ध्रुव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। श्रेष्ठा फिर से अपना सर झुका लेती है और धीरे से कहती है, वो मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मेरे पास पैड भी नहीं है, इसलिए। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव अपना फ़ोन उसके हाथों से लेता है और किसी को कॉल करके सामान लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है तो ध्रुव जाकर सारा सामान ले लेता है और खाने का सामान वह टेबल पर रख देता है और एक पेपर बैग श्रेष्ठा की तरफ बढ़ा कर कहता है, पहले तुम चेंज कर लो, फिर हम डिनर करते हैं। श्रेष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखती है और फिर वह बैग लेकर वॉशरूम चली जाती है।
कुछ देर में श्रेष्ठा चेंज करके आती है तो देखती है ध्रुव एक प्लेट पर खाना सर्व कर रहा था। श्रेष्ठा को देखकर ध्रुव उसे अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाने का एक निवाला बढ़ा देता है। श्रेष्ठा बिना कोई बहाना किए ध्रुव के हाथों से खाने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। थोड़ी ही देर में ध्रुव श्रेष्ठा को लेटाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसे अपने पेट पर हाथ का स्पर्श महसूस होती है। श्रेष्ठा जल्दी से आंखें खोलती है तो ध्रुव उसके आंखों में देखकर कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारे दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा एकदम से देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के पेट को सहला रहा था। धीरे धीरे श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं और वह सो जाती है। श्रेष्ठा को सोता देख ध्रुव उसके माथे पर किस करता फिर भाव में भरकर सो जाता है। एक सुकून भरी नींद के बाद सुबह आदित्य नींद से पहले उठता है। सबसे पहले उठता है, आंखें खोलते ही उसे काव्या का खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा दिखता है जो आदित्य से पूरी तरह से सट कर सोई हुई थी। काव्य का हाथ आदित्य के पीठ पर था और आदित्य का हाथ काव्य के कमर पर। आदित्य कुछ देर तक काव्य को देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने ऊपर से हटा लेता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्य कसमसाने लगती है, जिसे देखकर आदित्य डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ एहसास नहीं होता तो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और काव्य को देखता है। अब काव्य का हाथ आदित्य के खुले सीने पर था। आदित्य धीरे धीरे काव्या से थोड़ा दूर होता है और फिर अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। हमेशा की तरह काव्या की आंखें आदित्य के शॉवर लेने की आवाज़ से खुल जाती हैं। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आदित्य रेडी होकर बाहर आता है। आदित्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगता है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। आदित्य अपनी नज़र थोड़ा साइड करता है तो देखता है काव्या खड़े होकर कब से उसे देखी जा रही है। आदित्य को अपनी तरफ देखता देख काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए आदित्य के पास जाने लगती है। इस वक्त काव्या का चेहरा बिल्कुल शांत था। काव्या को अपनी तरफ आता देख आदित्य थोड़ा हड़बड़ा जाता है। काव्या आदित्य के एकदम पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। आदित्य भी काव्या को ही देख रहा था। काव्या एकदम से आदित्य हाथ अचानक से पकड़ लेती है और उसके हाथ को देखने लगती है। आदित्य बहुत गौर से काव्या को देख रहा था। आदित्य के हाथ में जहाँ काव्या ने पट्टी बांधी थी वह गीली नहीं थी। आदित्य नहाते समय अपने हाथों को कवर कर लिया था जिससे उसमें पानी न पड़े। आदित्य के पट्टी को गीली ना देखकर काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य भी काव्य को देखने लगता है। काव्य धीरे से आदित्य को हाथ छोड़ देती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। काव्य जाने के बाद आदित्य पहले अपने हाथ को देखता है और फिर वॉशरूम की दरवाजे की तरफ। आदित्य अपने बाल सेट करके कमरे से निकल जाता है। तभी उसे सौरभ दिखता है। सौरभ जल्दी से आदित्य के पास आते हुए कहता है, क्या यार, मैंने सुना तू मसूरी जा रहा है आदित्य। हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही आदित्य अपने कमरे की तरफ नज़र डालता है, फिर सौरभ को देखकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। सौरभ आदित्य की बात समझकर उसके पीछे चला जाता है। सौरभ पीछे जाने हुए स्टडी रूम में पहुँच जाता है और कहता है, लेकिन यार तू। इससे आगे सौरभ कुछ बोलता आदित्य उसे चुप करा देता है। तुझे पता है कि मुझे अकेले खाना पसंद है, तब तू अब जा, मुझे भूख लगी है। खुद को यूँ इग्नोर होता देख सौरभ का मुंह बन जाता है और वह स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सर्वेंट आदित्य का नाश्ता देकर चली जाती है। वहीं काव्या रेडी होकर नीचे जाती है। काव्या ने आज हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर गोल्डन और हरे रंग का था। हाथों में भर कर चूड़ियाँ बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह। माथे और गले पर आदित्य के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र, पैरों में छन छन करती पायल। कुल मिलाकर आज काव्या बहुत नई दुल्हन की भांति लग रही थी जिसकी शादी कल हुई हो। काव्या को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या सबके साथ नाश्ता करती है और बड़ों के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद लेती है। वहीं
रूहानी काव्या के गले लग जाती है। वहीं अनुराग भी जल्दी से जाकर काव्या से बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लिपट जाता और कहता है, आई विल मिस यू सो मच भाभी। अनुराग की हरकत और बात से काव्या मुस्कुराने लगती है। काव्या अब सौरभ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सौरभ धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखिएगा भाभी। काव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। फिर सब तरफ नज़र घुमाते किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काव्या जिसे खोज रही थी वह उसे नहीं मिलती। अब वह विला के बाहर आ जाते हैं। आदित्य काफ़ी देर से कार में बैठा काव्या का ही इंतज़ार किए जा रहा था। काव्या कार के पास जाती है तो रॉकी आगे आकर कार का दरवाज़ा खुलता है। काव्या पहले पीछे मुड़कर सबको देखती है। काव्या के ऐसे पीछे मुड़ने से सभी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। काव्या भी सभी को देखकर स्माइल करती है और कार में अंदर जाकर बैठ जाती है। रॉकी जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। काव्या अब भी किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र टेरेस से ऊपर चली जाती है, जहाँ पर रूहान खड़े होकर काव्या को ही देख रहा था। काव्या भी सब कब से रूहान को ही खोज रही थी। धीरे धीरे कार चलते हुए सिंघानिया विला के मेन गेट से बाहर निकल जाती है। काव्या अब सीधे बैठ जाती है। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। कुछ ही देर में कार सिंघानिया विला के मेन गेट से बाहर निकल जाती है। काव्या अपनी जगह से अच्छे से बैठ जाती है। काव्या का हाथ अचानक ही किसी के हाथ पर चला जाता है। स्पर्श महसूस होते ही काव्या अपने हाथ को देखती है। फिर ऊपर देखती है तो उसकी नज़रें आदित्य के नज़रों से मिल जाती हैं। काव्या के छूते ही आदित्य काव्या को देखने लगता है, जिससे दोनों के ही नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे की नज़रों में खोने के बाद एकदम से दोनों एक दूसरे की नज़रें हटा लेते हैं और जल्दी से अपना हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर से हटाती और खिड़की के बाहर देखने लगती। काव्या के हाथ हटाते ही आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और फिर अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठा की जब नींद खुलती है तो वह अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखती है। फिर बेड के साइड देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। अचानक ही श्रेष्ठा के सामने कल रात के सीन आने लगते हैं, जिसमें ध्रुव ने उसकी केयर की थी। ये सब याद आते ही श्रेष्ठा के दिल में अलग ही तरह का एहसास जागने लगता है। वह बेड से उतरने ही वाली होती है कि उसे साइड टेबल पर चिट दिखती है। श्रेष्ठा चिट उठाकर पढ़ती है, सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट ही काम आ गया था तो मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपना ख्याल रखना और हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड भी छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हें जितना खर्च करना है कर सकती हो। मुझे पता है तुम नहीं लोगे। तुमने अगर कार्ड लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम मुझसे सच्ची वाला नफ़रत करती हो, और अगर तुमने नहीं लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि इसके बाद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। एंड आई रियली मीन बेबी। श्रेष्ठा चिट को पकड़कर साइड में देखती है तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था। श्रेष्ठा गुस्से से उस क्रेडिट कार्ड और चिट को मोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है और गुस्से से कहती है, ध्रुव सूर्यवंशी, तुम्हें क्या लगता है तू ये सब करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूँगी? कभी नहीं। कितना प्यार मैं अपनी दी से करती हूँ, उससे कई गुना तुमसे नफ़रत करती हूँ। मेरी ये नफ़रत की आग तुझे जलाकर रख देगी। इतना बोलते ही श्रेष्ठा वॉशरूम में जाती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे बार बार ध्रुव का छूना, उसकी केयरिंग करना, उसे किस करना याद आ रहा था। श्रेष्ठा हर उस जगह को रगड़ने लगती है जहाँ जहाँ ध्रुव ने उसे छुआ था। श्रेष्ठा काफ़ी देर तक खुद को रगड़ने लगती है। अचानक उसका शरीर रगड़ने की वजह से पूरा लाल हो गया था। श्रेष्ठा शॉवर बंद करके कपड़े पहनती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। वहीं ऑफिस में बैठा ध्रुव श्रेष्ठा की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। श्रेष्ठा के जाने के बाद ध्रुव गहरी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका असिस्टेंट काली आता है। काली आते ही के साथ बताता है, बॉस, हमारे आदमियों की लाश बहुत बुरी हालत में मिली है। ध्रुव अपनी आंखें खोलकर कोल्ड वॉइस में, मुझे पता था आदित्य सिंघानिया इतनी आसानी से तो उन्हें मौत नहीं देगा। खैर, वो लोग यहाँ आते तब भी मारे जाते। मुझे बस अपनी मैडम की डिटेल्स दो। काली बॉस की मैडम
जहाँ भी जाती है काली, बॉस मैडम जहाँ भी जाती है उस तरह वह बॉडीगार्ड से घिरी रहती है। अचानक ध्रुव को कुछ याद आता है। वह तुरंत कहता है, तुम्हारी मैडम और आदित्य सिंघानिया के बीच रिश्ता क्या है? ध्रुव के ऐसा सवाल से काली को कुछ समझ नहीं आता। बॉस, हमें पता चला है कि मैडम की शादी जिससे होने वाली थी वह आदित्य सिंघानिया का बड़ा भाई अर्जुन सिंघानिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मैडम और आदित्य सिंघानिया की बात करें तो उनके बीच का रिश्ता तो अब तक पता नहीं चला। ध्रुव दिमाग पर जोर देते हुए बोला, ऐसा हो सकता है कि अर्जुन सिंघानिया की मौत के बाद उसकी शादी हो गई हो। जल्दी कंफर्म करके मुझे अपडेट दो। फिर वार्निंग देते हुए, और इस बार अगर बिना इंफॉर्मेशन के आए तो तुम जान से जाओगे। काली नहा चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देता है और केबिन से बाहर चला जाता है। रात के करीब 7 बजे आदित्य और काव्य मसूरी पहुंचे हैं। कार एक बड़े से विला पर जाकर रुकती है और विला आदित्य ने सुबह ही खरीद ली। वैसे अगर वह सिर्फ अकेला आता तो होटल में रुक जाता, लेकिन काव्य भी उसके साथ थी, इसलिए उसने होटल में रुकना सही नहीं समझा। काव्य कार से उतरकर देखती है तो सिंघानिया विला में जैसे बॉडीगार्ड रहते उसमें भी वैसे ही तैनात थे। काव्य विला को बड़े गौर से देखने लगती है। विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और मेन गेट से आते वक्त दोनों ही साइड बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। विला खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। काव्य ये सब देखते में खोई हुई थी कि उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई दी। मैम, बॉस ने अंदर चलने के लिए कहा है। काव्य पहले रॉकी को देखती है और फिर विला के अंदर चली जाती है। विला खूबसूरत बाहर से था, अंदर से भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक सर्वेंट आकर काव्य को कमरा दिखाती है। काव्य वॉशरूम जाकर चेंज करके फ्रेश होती है और बाहर आ जाती है। काव्य ने अब बहुत ही हल्की सी साड़ी पहनी थी। काव्य बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में आदित्य आता है और फिर वो भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। इसी बीच सर्वेंट काव्य के पास खाना लेकर आती है। काव्य देखती है तो सर्वेंट ने सिर्फ एक ही प्लेट दिया। मतलब यह ताकि अब से काव्य को रोज अकेले खाना खाना पड़ेगा। काव्य बस खाने को घूरती है लेकिन उसे टच नहीं करती। कुछ देर बाद आदित्य बाहर आता है। काव्य को यूं खाने को घूरता देखकर आदित्य उसे लाता है और फिर वह भी उसे देखने लगता है और फिर वह भी डिनर के लिए कमरे से निकलने लगता है कि उसे काव्य की आवाज़ आती है। हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। काव्य की आवाज़ सुनते ही आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं और वह पीछे पलट कर देखता है। काव्य उसे ही देख रही थी। आदित्य अपना फ़ोन निकालता है और सर्वेंट को खाना रूम में लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में सर्वेंट आकर उसका खाना देकर चली जाती है। आदित्य और काव्य एक दूसरे के आमने सामने बैठकर डिनर करने लगे। डिनर करते वक्त भी आदित्य के हाथ और नज़रें फ़ोन पर टिकी हुई थी। वहीं काव्य की नज़र बस अपने खाने पर थी। खाते खाते काव्य की नज़र अचानक ही आदित्य पर चली जाती है। आदित्य को यूं फ़ोन में बिजी देखकर काव्य का मुंह बन जाता है और वह मन ही मन कहती है, देख लीजिए, महाशय को खाने के वक्त भी फुर्सत नहीं है अपने काम से। मन कर रहा है अभी इस फ़ोन को बालकनी से फेंक दूं। काव्य के यह सब मन में बोल ही रही थी कि तभी आदित्य की अचानक काव्य को देखकर लगता है। काव्य झट से अपनी नज़र नीचे कर लेती है और खाने पर फोकस करती है। कुछ वक्त में ही दोनों का डिनर हो जाता है। काव्य बेड पर लेट जाती है और वहीं आदित्य स्टडी रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में आदित्य स्टडी रूम से कमरे में आ जाता है तो देखती है काव्य इस वक्त पसीने से एकदम लथपथ थी और कांप रही थी। काव्य को देखते ही आदित्य को अपनी दादी की बात याद आती है। आदि, हम जहाँ काव्य को लेकर जा रहे हैं वो वही शहर है जिसमें काव्य के माता पिता को छीन लिया मुझसे। कभी यानी काव्य की दादी ने कहा था कि उस शहर में काव्य सुकून से कभी नहीं रह पाती। काव्य रात में वक्त बेवक्त कांपने लगती है, इसलिए काव्य को यहाँ लेकर आ गई थी। दादी की बात याद आते ही आदित्य बेड के दूसरी तरफ से बेड पर काव्य के पास लेट जाता है।
और काव्या के चेहरे से पसीने को रुमाल से पोंछता है। आखिर में आदित्य काव्य को अपनी बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसे करते ही काव्य आदित्य से सट कर कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्य के पीठ को सहलाने लगता है और लगातार उसके चेहरे को देखने लगता है। धीरे धीरे काव्य को कांपना बंद हो जाता है और उसके हाथ आदित्य के शर्ट पर ढीली हो जाती है। आदित्य अब काव्य के पीठ को सहलाना बंद कर देता है और कसकर भाव में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए सुकून भरी नींद के आगोश में चले जाते हैं और आदित्य जिस कारण से काव्य से दूर जाना चाहता था वह तो काव्य की करीबी से ही सब कुछ भूल जाता है। काव्य की करीबी में आदित्य बस दिल की सुनता है, लेकिन जब वह काव्य से दूर रहता है तो अपनी दिमाग की सुनता है। दिमाग हमेशा आदित्य की रिश्तों की सच्चाई बताती है और दिल उसे जुड़े रिश्तों की अहमियत बताती है। एक सुकून भरी रात के बाद सुनहरी सुबह का जन्म हो जाता है। काव्य थोड़ा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो खुद को आदित्य के भाव में पाती है। आदित्य ने कसकर काव्य को पकड़ा हुआ था। आदित्य के इतने करीब खुद को देखकर काव्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। काव्य एकदम से एकटक आदि के चेहरे को देखने लगती है जो सुकून से भरी रातों से अब भी एंजॉय कर रहा था। इतना सुकून से आदित्य को सोता देखकर काव्य अपने आसपास देखने लगती है। सूरज की किरणें काफ़ी हद तक दिखने लगी थी। अब काव्य सोच में पड़ जाती है कि वह क्या करे। अगर उसने उठने की कोशिश की तो आदित्य की नींद खराब हो जाएगी और अब आंखें खुलने के बाद तो काव्य को फिर से नींद आने वाली नहीं थी। इसलिए वह सब कुछ छोड़ आदित्य के चेहरे पर खोने का फैसला करती है। काव्य फिर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। आदित्य को देखते हुए काव्य मन ही मन कहती है, वैसे प्रिया ने कुछ गलत नहीं कहा था, है तो बहुत ही हैंडसम, जो हर लड़की को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। आंखें भी बहुत प्यारी है, नाक भी सही है, बॉडी भी परफेक्ट है, बस कमी है तो एक मुस्कान की। मुस्कुराते तो और भी अच्छे लगते, लेकिन ना मुस्कुराने का तो जैसे कसम खा रखी उन्होंने। काव्य अपने मन ही मन बातें करते हुए आदित्य को ही देख रही थी। तभी आदित्य भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। आंखें खुलते ही उसकी नज़रें काव्य की नज़रों से टकरा जाती है। नज़रों के मिलते ही आदित्य को पकड़ काव्य से ढीली हो जाती है और वह अपने भावों से काव्य को आज़ाद करता है। आदित्य अपनी जगह से उठकर वॉशरूम चला जाता है और काव्य भी उठकर बैठ जाती है। फिर कुछ सोचते हुए काव्य अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी से नज़ारों को देखकर काव्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हरियाली से भरे, फूलों की भीनी भीनी खुशबू, रंग बिरंगी तितलियाँ। आखिर में काव्य की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। यह देखते ही काव्य का चेहरा मुरझा जाता है और दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर भरने लगती हैं। काव्य को अपनी माँ की याद आने लगती है। काव्य की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। काव्य बालकनी से सीधे वॉशरूम में घुस जाती है और शॉवर ऑन करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आदित्य अचानक काव्य को ऐसे देखकर समझ नहीं पाता। जब वह काव्य के रोने की आवाज़ सुनता है तो एकदम से घबरा जाता है और वॉशरूम की तरफ दौड़ जाता है। काव्य ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। आदित्य वॉशरूम का दरवाज़ा खोल अंदर चला जाता है। आदित्य देखता है कि काव्य शॉवर के नीचे बैठकर रो रही थी। आदित्य का दिल तड़प उठता है। वह काव्य के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्य को गले से लगा लेता है। काव्य भी कसकर आदित्य को पकड़कर रोने लगती है। दोनों शॉवर के पानी के नीचे बूंदों से भीग रहे थे। दोनों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थी। अब तक काव्य शांत हो चुकी थी और आदित्य शॉवर बंद करके काव्य को खुद से अलग करता है और काव्य की आंखें इस वक्त बंद थी। आदित्य काव्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भर लेता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्य अपनी आंखें उसे देखती है खोलकर और आदित्य काव्य के आंखों में देखकर बहुत नरमी से कहता है, आंसुओं की मूल्य ये दर्द कभी नहीं समझ सकते। यूं आंसुओं को भाकर दर्द को जीतने मत दो। आदित्य की ऐसी
अचानक बोलने से काव्य थोड़ी हैरान हो जाती है और जब आदित्य की बातों को गौर करती है तो उसे बहुत सुकून सा मिलता है। काव्य अपने आंसुओं को पोंछ आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य कहता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। काव्य हाँ में सिर हिलाती है तो आदित्य अपनी जगह से उठकर वॉशरूम से बाहर चला जाता है। वहीं अरुणी देवी बहुत गंभीरता से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तभी बाला आकर बताता है, मालकिन, हमें नहीं लगता प्रिंस राठौर का इरादा कोई मालकिन को चोट पहुंचाना है। हमें पता करने की कोशिश की तो ऐसा कोई साजिश तो नहीं रची गई। अरुणी देवी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती है, राठौर खानदान का कोई भरोसा नहीं, कब किस पे वार कर दें। बाला सर झुकाकर हिचकिचाते हुए कहता है, तो आप छोटी मालकिन को ही प्रिंस राठौर से दूर रहने के लिए क्यों नहीं कहते। अरुणी देवी तेज आवाज़ में, कभी नहीं। काव्या वैसे भी इस घर में कैद समझती है। अगर हमने उन्हें किसी चीज़ के लिए मना किया तो वह खुद को एक गुलाम समझेंगी। हमें वह हरगिज़ मंजूर नहीं। फिर वह कुछ सोचते हुए अरुणी देवी फिर बोलती हैं, काव्या को प्रीत से दूर रखो। प्रीत को अब भी लगता है कि अर्जुन की शादी हो चुकी है और वह उसकी पत्नी है। अपने रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करेगी। बाला हाँ बोलकर कमरे से निकल जाता है। श्रेष्ठा अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। वह झट से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो ध्रुव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही श्रेष्ठा की आंखों से नफरत के भाव दिखने लगते हैं और वह श्रेष्ठा ध्रुव को जोर से धक्का देकर बेड से उठ खड़ी हो जाती है और कमरे को देखते ही तो वह उसका ही कमरा था। श्रेष्ठा के धक्का देने से ध्रुव की नींद टूट जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। श्रेष्ठा गुस्से से ध्रुव के पास जाकर उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे ही बेड पर मेरे साथ सोने की। श्रेष्ठा की उंगली दिखाने से ध्रुव को भी गुस्सा आ जाता है और वह झट से उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को जोर से पकड़कर गुस्से से कहता है, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर नहीं सकता। आइंदा से मुझे उंगली दिखाने की गलती मत करना। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाकर ध्रुव के देखते हुए बिना डरे कहती है, मैं देखती हूँ क्या कर लोगी तुम। मेरा जिस्म को नोचोगी या मुझे मार डालोगी। फिर उंगली दिखाकर, एक बात याद रखना ध्रुव सूर्यवंशी, ये सब चीज़ों से मैं नहीं डरती। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, आखिरी सांस तक मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती रहूँगी। श्रेष्ठा के फिर से उंगली दिखाने से ध्रुव को गुस्सा आने लगता है। उसने गुस्से को शांत करने के लिए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा उसे गौर से देखने लगती है। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसी हुई को खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर श्रेष्ठा अपनी उंगली हटा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ध्रुव बेड से उठकर श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता और कहता है, तुम जिसकी वजह से मुझसे इतनी नफरत करती हो उसकी सच्चाई पता भी है तुम्हें। श्रेष्ठा ध्रुव को धक्का देती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, अपनी बकवास बातें अपने पास रखो, मुझे मेरी दी के बारे में अच्छे से सब कुछ पता है। ध्रुव श्रेष्ठा को हाथों को पकड़कर अपने कॉलर को छुड़वाता है और श्रेष्ठा के थोड़े दूर जाकर अपना गन निकाल लेता है। यह देखकर श्रेष्ठा सहम सी जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखकर, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ। मुझे मारना ही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है ना, तो मैं आज ये अभी कर देता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुव गन को अपने सर पर पॉइंट कर देता है। यह देखकर अचानक ही श्रेष्ठा का दिल घबरा जाता है। वह श्रेष्ठा के आंखों में ही देखते हुए फिर कहता है, गुड बाय बेबी। इतना कहते ही उस कमरे में गन चलने की जोर से आवाज़ गूंजती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।